हेलो 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 बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे फोर्थ डायमेंशन एकेडमी पर। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए बच्चों कि आप अच्छे हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अगेन हम वापस से स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में इन सब चीजों को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम सब डिटेल में इन सब चीजों को देख रहे हैं और वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको लग सकता है कि शायद सर ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, बट बच्चों यस, ये डिटेल में देख रहे हैं हम। ठीक है, एक ओवरव्यू नहीं ले रहे हैं हम, डिटेल क्लासेस है हमारी। ओवरव्यू क्लासेस है हमारी, बेसिक क्लासेस रहती है वो हमारी रहती है दूसरी वाली। ठीक है, बायोलॉजी बेसिक्स वाली। क्लियर बच्चों, समझ में आया? आई होप दिस इज इजी। चलो यस, हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। और हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि किस प्रकार से हमारा जेनेसिस हो रहा था, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, एक ओवरव्यू लिया था हमने लास्ट क्लासेस में। वो सब चीजें देखी और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब मेन चीज ये है कि अब हमारा हमने गेमेटोजेनेसिस करा, जिसमें स्पर्म बन गया और ओवा बन गया सर फाइनली। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हमने एक देख लिया, उसका ओवरव्यू देख लिया, डिटेल में देखी हमने, ओवरव्यू तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने उसको डिटेल में देखा। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर हमारे साथ में क्या है, चलिए उसके लिए हम शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो रहेगा हमारा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिंपल, दो लाइन का, दो शब्द का आंसर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या रहता है बच्चा? ये रहता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि आपका जो मेल गैमेट है और आपका जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, उन दोनों के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? उन दोनों के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? आई होप दिस इज इजी। चलो इसी के साथ हम हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, यस, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। हम देखेंगे आज का टॉपिक जो है हमारा, जो कि है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए कॉपुलेशन। कॉपुलेशन से आप सभी क्या समझते हैं, मेरे को ये बताइए। कोइटस, है ना, या ब्रीडिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को सिंपली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोइटस, semen is ejaculated through the penis into the vagina, that is insemination। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस, देखिए देखिए हम यहाँ पे देख रहे थे हमारा कॉपुलेशन। ठीक है, that is during copulation a semen is ejaculated through the penis into the vagina, that is insemination। ठीक है, इसका मतलब ये रहता है कि insemination एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें हमारा जो मेल रहता है वो इजैकुलेट कर देता है फीमेल बॉडी के अंदर, क्या बच्चों? सीमन को, है ना। इस सीमन के अंदर हमारा सर्टेन फ्लूइड्स भी आ जाते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और हमारा स्पर्म्स भी आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन। ठीक है, और इंसेमिनेशन भी उसी के साथ टर्म यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो spermatozoa acquire the ability to fertile the ovum only after they undergo some changes in the female genital tract। अच्छा, ये ध्यान रखने की बात है कि कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं किसमें बच्चों? हमारे स्पर्म्स के अंदर। जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है तभी आपका जो स्पर्म है वो क्या रहेगा? हमारे ओवा को फर्टिलाइज करने के केपेबल रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो देखिए इसमें क्या दे रखा है, these changes are called capacitation। याद रखोगे बच्चों, इस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो, कैपेसिटेशन। जो सर्टेन चेंजेस स्पर्म्स के अंदर आ रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद में, क्यों? ताकि वो फर्टिलाइज कर सके ओवा को। ठीक है, तो इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, यही। ठीक है, the changes in the properties of the zona pellucida constitute the zona reaction। ठीक है, या zonal reaction भी कहते हैं इसे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है
कि जो जोना पेलोसोडा रहती है वहां पे सर्टेन चेंजेस आते हैं, वहां पे सर्टेन रिएक्शंस होती है। उनको हम बहुत डिटेल में तो नहीं देखेंगे पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि एक्स्ट्रा है, पर बच्चों मैं ज्यादा इसको लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये एक ओवरव्यू लेंगे, इसको हम चीजों को समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ चीज छूट गई है, और ऐसा ना लगे कि कुछ चीज ज्यादा ही ऐड कर दी गई है। ठीक है बच्चों, चलो। The changes in the properties of the zona pellucida constitute the zona reaction. जोना रिएक्शन को हम जोनल रिएक्शन भी कहते हैं, जो जोना पेलोसोडा की लेयर पे होता है। ये बच्चे इसलिए होता है ताकि स्पर्म जो है वो एंटर कर सके किसके अंदर, हमारे जोना पेलोसोडा के अंदर या एग के अंदर। ठीक है, उसको क्रॉस करके वो अंदर जा सके हमारा स्पर्म। ठीक है, चलो देखो, पढ़ो क्या लिखा है। So, sperm capacitation refers to the physiological changes that the spermatozoa must undergo in order to penetrate the in order to penetrate and fertilize an egg. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, हमारा स्पर्म का कैपेसिटेशन जो रहता है, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जिसमें स्पर्मेटोजोआ क्या रहता है, एक हमारे सर्टेन चेंजेस के थ्रू जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके किसको, जोना पेलोसोडा, कोरोना रेडिएटा, पेरिविटलिन स्पेस, और भी बहुत सारी चीजें रहती है, हम देख चुके हैं। ठीक है, एंड फर्टिलाइज एंड एग। जब तक स्पर्म का न्यूक्लियस हमारे ओवा के न्यूक्लियस से नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेशन एक नई टर्म है, आप उसको याद करके चलना। ठीक है, चलो। चेंजेस टेक्स प्लेस इन द मेम्ब्रेन over the acrosome and enable release of lysosomal enzymes. This is called acrosome reaction. ठीक है, देखना अभी हमारे मेम्ब्रेन में क्या होंगे, सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, मेम्ब्रेन में सर्टेन चेंजेस होंगे और यही चेंजेस क्या करेंगे, हमारे एबल करेंगे स्पर्म को, ताकि वो अंदर जा सके और क्या कर सके, ओवा को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, और हमारे एक्रोसोम के ऊपर बच्चों क्या रहता है, सर्टेन हमारे कुछ एंजाइम्स रहते हैं, स्पेशली उनको एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, लाइसोसोमल का एंजाइम्स का मतलब यही रहता है कि वो डाइजेस्ट करेंगे या डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको, हम धीरे धीरे जब इसी स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे से समझ में आएगा कि लाइसोसोमल का एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल मतलब अगर आप इसको वन वर्ड में जानना चाहेंगे तो लाइसोसोमल जस्ट मीन्स टू डिसॉल्व और टू डाइजेस्ट। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। ठीक है, द एक्रोसोमल वेसिकल एट द टिप ऑफ द हेड फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग रिलीजिंग एंजाइम्स फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, देखो हमारा एक तो दो तीन चीजें रहती हैं। ठीक है, स्पर्म्स में भी और ओवा में भी। ठीक है, हम देख चुके हैं, पर मैं एक बार थोड़ा सा उनका बता देता हूँ। स्पर्म का, स्पर्म में पहले क्या रहेगा, स्पर्म के हेड की अगर बात करें, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा रहेगा एक्रोसोमल वेसिकल। ठीक है, एक्रोसोमल वेसिकल के बाद रहेगा हमारा एक्रोसोम। ठीक है, और एक्रोसोम के बाद रहेगा हमारा हेड, हेड या न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अभी अगर मैं ओवा की बात करूं तो सबसे पहले आपका रहेगा कोरोना रेडिएटा, फिर आपका रहेगा जोना पेलोसोडा। ठीक है, उनके बीच में कहीं पर आपकी पेरिविटलिन स्पेस रहेगी। ठीक है, और इन्हीं सबके बीच में एक क्यूमुलस करके भी चीज रहेगी, हम उसको देखेंगे आगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो कहां पर कौन सी चीज कब फ्यूज हो रही है, कहां पर कौन सी चीज किस चीज को डाइजेस्ट कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है ना, छेद करके अंदर जा रही है ना, तो वो हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, है ना। अब हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन। यस, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन, है ना। हालांकि साइज रेशियो ऐसा नहीं रहता है, अगर आप मानकर चलिए आपका अगर स्पर्म इतना बड़ा है तो लगभग आपका इस बोर्ड से भी इतना और भी बड़ा, बहुत मतलब जैसे कि अगर समझ लीजिए रिमोट बराबर आपका अगर स्पर्म है तो आपका एग ऑलमोस्ट इतना बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, एक्चुअल साइज कंपैरिजन। चलिए, है ना। अब देखिए, अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, इसकी साइट पढ़ेंगे हम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पिलरिक इस्थिमिक जंक्शन, मैंने बता दिया बट अपन पढ़ेंगे और। ठीक है, चलो देखो भैया क्या लिखा है, द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, pass through the cervix, enter the uterus, and finally reach ampullary isthmic junction of the fallopian tube. ठीक है, देखो हमारा विजाइना में रिलीज होता है स्पर्म। ठीक है, विजाइना से कहा गया, वो सर्विक्स में गया,
सर्विक्स से बेचारे को ट्रेवल करते 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 यूट्रस के मिडिल पार्ट में आना है, फिर यूट्रस के मिडिल पार्ट से बेचारे को ट्रेवल करते करते फंडस तक आना है यूट्रस के, फिर यूट्रस के फंडस से उसको दो दो जगह पे क्रॉस होना है। अभी दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को, स्पर्म्स को, ठीक है, वो दोनों जगह पे फैल जाते हैं, जिसको मिल गया है ना 50-50 चांसेस। फिर जो बेचारा दोनों तरफ गए, फिर फेलोपियन ट्यूब्स में गए वो लोग, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स में समझ लो भी ये वाले हाथ की फेलोपियन ट्यूब्स में, तो ये वाले हाथ की फेलोपियन ट्यूब्स में गए, फिर वहां पे भी वो एक सर्टेन इस्थमस पार किया, फिर एम्पुलरा और सॉरी एम्पुलरी और इस्थमिक रीजन तक जब वो आए, ठीक है, तब जाके उनको उनका ओवा मिलेगा, ठीक है बच्चों, तब जाके क्या मिलेगा उनको, उनका ओवा मिलेगा, क्लियर। और तब जाके वहां पर उनका जो है फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होगी क्या, अकर होगी, ठीक है बच्चों। अभी बात याद रखने की ये है कि इस्थमिक एम्पुलरिक रीजन या एम्पुलरी इस्थमिक रीजन आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत बेसिक चीज है ना, ये आपको पता होना चाहिए, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है बच्चों। चलो, जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इतना समझ में आया है ना, इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। देखो, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द फेलोपियन ट्यूब, एक मिनट this to the fallopian tube where fertilization takes place, ठीक है, that is conception in humans, है ना। देखो, हमारा ओवरी से रिलीज होता है ओवम, हमको ये पता था, ठीक है सर, अरे हमने देखा ना पिछली क्लास में कि ओवरी क्या करती है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा को रिलीज करती है। अभी बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि ओवा क्या करेगा, ओवा भी ट्रेवल करता है सर्टेन डिस्टेंस तक, ठीक है, वो चाहिए तो इनफंडिबुलम पे भी रेस्ट कर सकता है, नहीं, बट वो एम्पुला को भी क्रॉस करके लगभग लगभग हमारे इस्थमिक रीजन, इस्थमिक एम्पुलरिक रीजन तक आता है, ठीक है, समझ में आया। क्यों आता है, उसका भी कुछ कारण, उसका ये कारण है कि उसको क्या करना है, मीट होना है, किससे, स्पर्म से मीट होना है। क्यों मीट होना है, फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। आपने डीडीएलजे देखी है ना, वो छोड़ देता है उसको अमरीश पुरी, बोले जा जिंदगी जी ले, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे ओवा जो है वो ओवरी से निकल जाता है, ओवरी बोलती है जा जिंदगी जी ले अपनी, ठीक है, और फिर फाइनली वो क्या मिल जाता है, स्पर्म से उनके मिल जाता है, ठीक है। चलो, बहुत ही अजीब सा क्रॉस रेफरेंस हो गया बॉलीवुड कल्चर से, बट अगेन हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज को स्किप करेंगे, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, सुन रहे हो तुम भैया बच्चे, पढ़ाई करते रहो, पिक्चर वगैरह बाद में देखना, पढ़ाई करो, चलो, ठीक है। चलो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्शन इन ह्यूमन, क्या बोलते हैं बच्चों, कंसेप्शन इन ह्यूमन, ठीक है, समझ में आया। चलो, ऐसा बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। चलो, द oocyte cumulus complex of the female is surrounded by a zona pellucida, corona radiata and cumulus layer, ठीक है, cumulus layer यानी कि इनके एसोसिएटेड और जो भी लेयर रहती है, ठीक है, और इनका जो पूरा ये बना हुआ है ना, इन पूरी चीज को, ये कोरोना रेडिएटा और इन सब चीज को मिलाकर उसको हम क्या बोलते हैं, oocyte cumulus complex बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, oocyte cumulus complex बोलते हैं, ठीक है, इनका जो भी जोना पेलेसुडा है और कोरोना रेडिएटा है और क्यूमुलस लेयर है, इनके पूरे कॉम्प्लेक्स को, है ना। और ये दो लेयर क्या होती है मैं बता चुका हूँ, और क्यूमुलस लेयर में मैंने बता दिया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यस, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, एक्रोसोम ऐसा रहता है ना, सॉरी ये वो है हमारा, क्या बोलना चाहिए, हेड है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो है हमारा ये हमारा एक्रोसोम है, और जो ये है ये एक्रोसोमल वेसिकल है, ठीक है बच्चों। चलो, when a motile sperm reaches the ova it makes its way through corona radiata and zona pellucida, अरे ऑफ कोर्स, ये तो हमको पता ही है भैया, अगर स्पर्म जा रहा है तो उसको दो लेयर्स को तो क्रॉस करना ही है, सबसे पहले कौन सी है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जो तगड़ी मोटी ताजी सी दिख रही थी ना एक, उसको उसको क्रॉस करके जाना है स्पर्म को, ठीक है। चलो, वो क्रॉस कर दिया तो उसको एक पीछे एक और लेयर है, कौन सी बेटा, जोना पेलोसुडा की, जोना पेलोसुडा की लेयर को भी हमारे स्पर्म्स पे क्या करना पड़ता है, क्रॉस या पेनिट्रेट या डाइजेस्ट क्यों करना है सर, देखो देखते हैं। इन दिस प्रोसेस द एंजाइम hyaluronidase released by the acrosome of a sperm helps in dissolving the hyaluronic acid in the ground substance of the follicle cells, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी वो गर्ल्स वगैरह कुछ कुछ स्किन केयर करती है ना, तो उसमें वो ये वाला एसिड रहता है, ठीक है। एक्चुअली क्या रहता है ये हमारे टिश्यूज के लिए हेल्दी रहता है,
और जो हमारा वो वाला रहता है फॉलिकल सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। कौन से सेल्स है बच्चा? फॉलिकल सेल्स, ठीक है। फॉलिकल सेल्स हमने कल पढ़े थे, परसों, है ना, जब हमने वाली चीजें देखी थी गैमेटोजेनेसिस की, फीमेल वाले गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। फॉलिकल सेल्स देखे थे वहां पर, उनका जो फॉलिकल सेल्स का बेस रहता है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ फॉलिकल सेल्स में ये वाला एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब ये वाला एसिड की जो लेयर है इसको पेनिट्रेट करना है, तो मुझे क्या लगेगा? ASE, इसका जुगाड़, ठीक है, या इसका एंजाइम जो इसको ही डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। बायोलॉजी में जब भी हम दवाई खाते हैं तो हम दवाई पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया के हिसाब हिसाब से ही खाते हैं कि भैया ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के लिए ये दवाई है, तो आप ये वाली खाओ तो आपका असर होगा, एंटीबायोटिक, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे है, अगर हाइयालुरोनिक एसिड है तो हाइयालुरोनिडेज ही इसको क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकता है। अभी इसमें क्या रहता है? इसमें हमारे स्पर्म के अंदर उसके एक्रोसोम में क्या रहता है? हाइयालुरोनिडेज, और वो उसको रिलीज कर देता है। कब रिलीज कर देता है? जब वो कोरोना रेडिएटा के पास तक आता है, समझो बच्चों। कोरोना रेडिएटा के पास तक आया, इसने हाइयालुरोनिडेज वो रिलीज कर दिया, जिससे जो उसका एसिड है, जो एसिड का कॉम्प्लेक्स है पूरा, वो टूट जाता है, ठीक है। वो टूट के ऐसा इधर उधर चले जाता है और हमारे स्पर्म को जगह मिल जाती है, ज्यादा नहीं रिलीज करता, थोड़ा सा, पर इतनी जगह मिल जाती है कि हमारा जो स्पर्म है एक अकेला, है ना, उसका न्यूक्लियस है, वो हमारा भर आगे चले जाए, ठीक है। समझ में आया? चलो, ये हमारा कोरोना रेडिएटा के लिए रहता है, ठीक है। फॉलिकल सेल उसी से बनते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, इट आल्सो हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग थ्रू कोरोना रेडिएटा, यस, आई वाज टेलिंग दिस ओनली, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, द एंजाइम, ठीक है। यस यस यस, ठीक है। सुनना, यहाँ पे अभी जो हमारा अब एक्रोसोम क्या है, अपना काम करना चालू कर दिया है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच हुई थी, ठीक है। एक्रोसोमल वेसिकल एक सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, ऑर्गन नहीं बोलना चाहिए, सेंसरी ऑर्गेनेल की तरह बोलना चाहिए, है ना, सेल ऑर्गेनेल की तरह। वो क्या करता है? रिसीव भेज देता है सिग्नल, और वो खुद भी एक्टिवली पार्ट लेता है उसमें, ऐसा नहीं है, क्लियर। यहाँ पे जो एक्रोसोम है वो फर्दर क्या रिलीज करेगा? एक्रोसिन। एक्रोसिन हमारा क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि अब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो कि पेनिट्रेटिंग रिएक्शन है, ठीक है। सर्टेन एंजाइम्स को हमारा स्पर्म जो है वो रिलीज करेगा, और वो एंजाइम्स स्पर्म्स को हेल्प करेंगे ताकि वो पेनिट्रेट कर सके उसके अंदर, ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, it dissolves digest the zona pellucida to facilitate penetration of the sperm, ठीक है। yes, ये क्या करता है? एक्रोजिन, ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है, या डिसॉल्व करता है, या पेनिट्रेट करता है, या इसमें ड्रिल करता है, या इसमें छेद करता है, ठीक है। तो जो बोलना है बोलो, ठीक है। बट जस्ट वो एक इनफ इतनी स्पेस बना लेता है जोना पेलुसिडा में कि आपका स्पर्म अंदर जा सके, ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, हमारा देखो ये बहुत बेसिक चीज है, अगर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सिंपल है ना। there is no rocket science in it, this is biology. Though several sperms penetrate through the zona pellucida into the perivetal space, only one sperm enters the ova. भैया कहाँ जा रहे हो? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हालांकि आपके बहुत सारे स्पर्म जो रहते हैं वो कोरोना रेडिएटा को और हमारे जोना पेलुसिडा के थ्रू जाते हैं, और पेरिवेटल स्पेस के थ्रू भी जाते हैं, पर केवल एक ही जो हमारा स्पर्म रहता है उसका न्यूक्लियस हमारे ओवा के अंदर तक जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओवा की भी खुद की एक लेयर रहती है अपार्ट फ्रॉम जोना पेलुसिडा एंड हमारा कोरोना रेडिएटा और पेरिविटलिन स्पेस, ठीक है बच्चों, समझ में आया? पेरिविटलिन स्पेस में ही जाकर हमारा पोलर बॉडी रेस्ट करता है, याद रखना, आगे चल के हमें काम आएगा ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। यस, और इसी चीज को जो एक स्पर्म जो है हमारा एंटर कर रहा है, और जो एक हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म को, इसी प्रोसेस को या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोस्पर्मियम। मोनो का मतलब सिंगल, स्पर्म का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोसिस टू ऑफ द सेकेंडरी oocyte, यस, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। हमने देखा था हमारी लास्ट क्लास में कि किस प्रकार से हमारा गैमेटोजेनेसिस होता है, और मियोसिस 1 में जब मतलब एम्ब्रियोनिक रहता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल का रहता है, तो उसमें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आके रुक जाती है प्रोसेस। उसके बाद में बहुत सारे जो सेल्स रहते हैं जो मिलियंस में आए हुए रहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान,
वो प्यूबर्टी तक आते आते ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुके होते हैं या हमारे डीजनरेट हो चुके होते हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं, और केवल 60,000 टू 80,000 पर ओवरी बचे होते हैं प्यूबर्टी तक, ठीक है। अभी प्यूबर्टी के बाद में हमारा क्या स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होकर मियोसिस 2 में जाता है। मियोसिस 2 में भी वो एक फेज में आके, डेट इज मेटाफेज 2, ठीक है, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में आके वो रुक जाती है प्रोसेस, ठीक है बच्चों। और वो मेटाफेज 2 से सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्दर मैच्योर कब होता है, जैसे ही वो डिटेक्ट कर लेता है कि स्पर्म उसके अंदर एंटर हो गया है, ठीक है। इसका एक सिंपली मतलब ये रहता है कि 80% ऑफ द टाइम, सॉरी 95% ऑफ द टाइम जो एग रहता है वो हमारा सेकेंडरी oocyte स्टेट में या मेटाफेज 2 के सीसेशन वाले स्टेट में ही निपट चुका होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। चलिए आप कमेंट करके बताइए लाइटिंग सेटअप कैसा है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे द एंट्री ऑफ स्पर्म इंड्यूसेस द, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यस मैं आपको बता ही रहा था कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है उससे भी हमारा क्या निकलता है बच्चों, यस हमारा पोलर बॉडी निकलता है। पोलर बॉडी यानी कि एक अनइक्वल साइज का स्मॉलर वाला, नॉट यूजफुल वाला हमारा एग सेल, ठीक है, जो उसका कुछ काम नहीं है। तो जो काम का एग सेल रहता है वो वहीं रह जाता है बीच में बड़ा सा, ठीक है, उसका न्यूक्लियस, ये देखो। और जो पोलर बॉडी रहता है वो कहाँ आ जाता है, आप देख सकते हैं, वो हमारे फर्स्ट पोलर बॉडी पेरीविटल स्पेस में ही अटक के रह जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। मैं आपको जस्ट बोल ही रहा था ये चीज के बारे में, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ये क्लीवेज हो रहा है, हम पढ़ेंगे अभी इस स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। वापस से देखो स्पर्म आया, मल्टीपल स्पर्म्स है लेकिन एक ने एंट्री अलाउ हुआ, एक को एंट्री अलाउ हुआ, फीमेल के न्यूक्लियस से मिला, ठीक है। फिर ये सब उनका बंटवारा शुरू हो गया क्रोमोसोम्स का, ठीक है, फिर क्लीवेज हुआ और फिर ब्लास्टुला मोरुला, ठीक है, हम अभी देखेंगे, चलो चलो देखते हुए चलते हैं, ठीक है। याद रखना द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस और सिनगेमी, ठीक है। गैमी का मतलब रहता है गैमेट्स, है ना, और सिन का मतलब रहता है फ्यूज होना, है ना। तो गैमेट्स का फ्यूज होना डेट इज की सिनगेमी या एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। एम्फीमिक्सिस यानी कि एम्फी का मतलब रहता है दो अलग अलग। बेटा देखो हम बार बार बोलता हूँ बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज का बहुत वो रहता है, क्या रहता है, एसेंस रहता है, उनका कोर रहता है, ठीक है। मैंने आपको हमारी चैनल पे एक रील है उस पर भी बताया है, एक शॉर्ट है उस पर भी बताया है, ठीक है बच्चों। चलो हमारा बायोलॉजी की जो चीजें रहती है उसमें बहुत हमारा महत्व रहता है। यहाँ पे बोल रहा है एम्फीमिक्सिस, एम्फी का मतलब दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है, दो अलग अलग जीवन शैली जीने वाले लोग, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मेल अलग चीज है, फीमेल अलग चीज है, प्रजाति है, बट है तो अलग चीज ना, फिर वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एम्फीमिक्सिस और सिनगेमी, ठीक है। चलो भाई रॉकेट साइंस नहीं है, बायोलॉजी है, ठीक है। द न्यूक्लियर यूनियन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिन कैरियन, सिन मतलब फ्यूज्ड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अरे मैंने कुछ गलत बोला क्या, नहीं सही बोला मैंने, ठीक है। सिन कैरियन जाइगोटिक न्यूक्लियस, जाइगोटिक न्यूक्लियस कैसा है, फ्यूज्ड है, और न्यूक्लियस है दोनों के, न्यूक्लियस मेल और फीमेल के, सिंपल। अरे समझ में आया, आपको जस्ट टर्म्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना, तो ऊपर की चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मन से लिख दोगे उतना तो, आपके लैंग्वेज का इश्यू नहीं रहा तो, ठीक है, उतना तो आप मन से लिख दोगे। द न्यूक्लियर यूनियन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिन कैरियन या जाइगोटिक न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, समझ में आया। कोरोना रेडिएटा डिसअपियर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कोरोना रेडिएटा क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, किस चीज के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में। जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट हुई, जोना पेलिसुडा पेनिट्रेट हुई, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, सिन कैरियन हुआ, ठीक है, जाइगोटिक वो बना हमारा न्यूक्लियस। अब क्या होगा, हमारी कोरोना रेडिएटा धीरे 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 डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलो the entry of sperm which causes release of calcium which blocks the entry of other sperms, ठीक है। देखो यहाँ पे कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ है, क्या कर रहा है, कैल्शियम ये काम कर रहा है बच्चों ओवा के अंदर कि वो एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, ठीक है। अगर मल्टीपल स्पर्म्स हमारे एंटर कर जाते हैं ओवा के अंदर, ठीक है, तो वो अबॉर्शन को कॉज करेगा, ठीक है, और फर्दर हमारा जो बेबी है वो कंसीव नहीं हो पाएगा।
ठीक है। इसलिए उस इवेंट को वो चीज या सिचुएशन ना हो, इसलिए क्या होता है, कैल्शियम का मैकेनिज्म है, या कैल्शियम क्या करता है, सिंपली ब्लॉक कर देता है किस चीज को, मल्टीपल स्पर्म्स को एंटर होने से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, आई होप दिस इज इजी, है ना? चलो देखो, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये पैरेलल होती है किस चीज के, जोनल रिएक्शन के। जोनल रिएक्शन जो हमने देखा, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा को पार करके, है ना, एक्रोजेन और लाइसोसोमल एंजाइम्स, ये सब जो पार करके अंदर आते हैं, है ना, वो जोनल रिएक्शन हमने देखा था। और ये पैरेलल हो रही, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, बट ये जस्ट साथ में चलते हैं। ठीक है, साथ साथ में ही हो रहे होते हैं। समझ में आया बच्चों? चलो, अच्छा, एक ध्यान रखने की बात यह है कि one has to remember that the sex of the baby has been decided at the time of fertilization itself. अरे भैया, जब हमारा मेल और फीमेल में आपको एक्स एक्स और एक्स वाई तो पता ही होगा, 12th क्लास में है, इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब 12th क्लास में है। अगर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी नहीं पता, तो मैं बता दूंगा उसके विषय में बायोलॉजी बेसिक्स में। ठीक है बच्चों, बट आपको ये बात है ना ध्यान रखने की है कि हमारा सिंपली, अच्छा चलो हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है, लेट अस सी हाउ। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and in the male is XY. ठीक है, आपको पता है कि मेल्स में XY रहता है और फीमेल्स में XX रहता है। ठीक है, ये तो पता ही है ना? इसका मतलब अगर गैमेट्स फॉर्म होंगे, दैट इज अगर जब मियोसिस होगा तो मियोसिस में दो अलग अलग बढ़ जाएंगे, X और X। फीमेल क्या ऑफर कर पाएगी, केवल X और X, यानी कि हम एक ही X माने। ठीक है, और पर मेल मेल क्या ऑफर कर सकता है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, क्या फाइंड मेल के पास कैसे रहते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम रहेंगे या वाई क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा सुनना, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम आइदर विल गेट फ्यूज्ड विद द फीमेल का एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक्स और एक्स, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ? फीमेल बेबी, फीमेल बॉडी या फीमेल बेबी बन जाएगा। और मेल का वाई, अब ध्यान से सुनना, मेल का वाई और फीमेल का एक्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, मेल बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अरे इजी है ना? चलो, यही चीज है हमारी वहां पे, ये तो आप पढ़ चुके हो पहले भी। ठीक है, आप जस्ट इसको एक बार सिंपली देख लीजिए, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। ठीक है बच्चों, हो गया आपका, है ना? आई गेस इतना ही था इसमें हमारे नोट वाले जो स्लाइड है इसके अंदर। ठीक है, कि आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स द जाइगोट वुड कैरी आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन द। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, हमने जस्ट अभी देखा भी, और ये हम पुरानी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 50% चांसेस रहते हैं कि मेल या तो एक्स हमारा स्पर्म है उसको अलाउ करेगा, मतलब मेल अलाउ नहीं करता है, जस्ट सिंपली इट्स द गेम ऑफ नेचर। ठीक है, वो नेचर के हाथ में है भैया, या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा, है ना? नो वन कैन एक्चुअली डिसाइड। ठीक है बच्चों, चलो, ठीक है, द जाइगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड डेवलप इनटू अ फीमेल एंड एक्स वाई वुड फॉर्म अ मेल चाइल्ड, ये हम देख चुके हैं। सो द सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन द मेल पेरेंट। ठीक है, जो कि क्या रहता है, हेट्रोगेमेटिक पेरेंट रहता है। समझ में आया? और जो हमारी फीमेल रहती है वो कैसी रहती है, होमोगेमेटिक। हेट्रो का मतलब रहता है डिफरेंट डिफरेंट, होमो का मतलब रहता है सेम सेम। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो, और मेल पेरेंट के हाथ में रहता है, मतलब हाथ में नहीं रहता बट स्टिल मेल पेरेंट समवॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैन डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी, है ना? फीमेल तो बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है उसके लिए डिसाइड करना। ठीक है बच्चों, चलो, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यह रहा आपका 7 करोड़ का प्रश्न, बताइए। रिलीजिंग ऑफ सीमन इनटू वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस इज द प्रोसेस ऑफ, देखो भैया, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, ये तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ा था या स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, तो ये तो नहीं होगा, सॉरी, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेड हमारा क्या रहेगा, इंसेमिनेशन रहेगा। ठीक है, हाँ, इंसेमिनेशन रहेगा, है ना, सेमिनेट करना, सीमन को अंदर डालना।
इन डालना, इन इनसेमिनेट, है ना, याद रखना। अरे ये तो मैं दिल चीख चीख के बिल्कुल थक गया, इतनी बार बता दिया मैंने आप लोग को। तो आप अगर आप भी अभी भी नहीं बता पाओ तो फिर मुश्किल चीज है ना बच्चों, आपको तो ये बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें तो रहती कि आपको देखनी पड़ेगी और मेरे को बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो इसका सही आंसर है, ये मैं तो बहुत बार बता दिया था, इसका तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, हमारा क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का मतलब रहता है कट, है ना, एक कट देखने के लिए मिलेगा, कब, किसमें, क्यों, कैसे, आओ समझते हैं। ठीक है, चलो, अभी जो हमारा फर्टिलाइज्ड जो सिनगेमी या सिनकैरियोन था, ठीक है, सिनगेमी नहीं सिनकैरियोन था, और उसमें जब हमने बहुत सारी चीजों को देखा, तो उसमें क्या देखा हमने, हमारा क्लीवेज को देखा। ठीक है बच्चों, किसको देखा हमने, हमारे क्लीवेज को देखा। अभी क्लीवेज क्या रहता है बेसिकली, यहाँ से देखो ऐसा कट लगा, पहले ये एक था, एक से कट लगा, फिर ये दो थे, दो से कट लगे, फिर ये चार थे, फिर चार से ऐसा कट लगा, है ना, फिर ऐसे मल्टीपल कट्स लगते गए, फिर ऐसा और मल्टीपल कट्स लगते गए, और फिर और ऐसा फिर मल्टीपल कट्स लगते गए। ठीक है, कट लगना ये बेसिकली आपका जस्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइडेशन या मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मैथ्स वाला डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई के रूल्स यहाँ पर नहीं लगते हैं, डिवाइड करना मतलब मल्टीप्लाई करना होता है बायोलॉजी में। ठीक है, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, नो वन कैन चेंज, अगेन दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। चलो, ठीक है, देखो, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब याद रखना आप लोग इसमें क्या कह रहा है कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी क्या रहती है, ह्यूमन के एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो कब बोलते हैं ह्यूमन के जाइगोट को, शुरू के 8 हफ्तों तक, पढ़ा है वहां पे, देखो लिखो, लिखा है वहां पे, पढ़ो आप लोग। ठीक है, और ये देखो, ये क्या कह रहा है, 9th वीक की बिगिनिंग पे हम उसको क्या बोलने लगते हैं, फीटस। ठीक है, भैया इसमें क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें दे रखी हैं। ठीक है, 8 वीक्स में आपका 8 वीक्स तक फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो। उसके बाद 9th वीक से क्या बोलते हैं हम उसको, फीटस। भैया इसमें क्या चीज है। ठीक है, चलो, अच्छा, अब ये देखो, बड़ा ही क्रेजी चीज है। ठीक है, इसमें मतलब आप बोलोगे सर बड़े भारी भारी टर्म आ गए, होलोब्लास्टिक। ठीक है, पहले बता देता हूँ, द टाइप ऑफ क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक बिकॉज ऑफ द माइक्रो लेथिकल या सॉरी लिसिथल कंडीशन ऑफ एग एंड इनडिटर्मिनेट। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये होलोब्लास्टिक है, होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट क्लीवेज होता है, ऐसा इम्पार्शियल क्लीवेज नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, कंप्लीट क्लीवेज होता है। ठीक है, होल, पूरा होल प्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक है, माइक्रोलेसिथल कंडीशन यानी कि हमारे ह्यूमन के एम्ब्रियो में या जाइगोट में बोलना चाहिए, योग जो रहता है, ठीक है, वो बहुत मिनिमल रहता है या ना के बराबर रहता है। ठीक है, देखो आप अंडा देखोगे, अंडे के अंदर दो पार्ट्स रहते हैं, येलो वाला और सफेद वाला। सफेद वाले को हम बोलते हैं बच्चा एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और हम येलो वाले को बोलते हैं योक। ठीक है, अभी जो योक रहता है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता है, बिल्कुल नाल के बराबर रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, माइक्रो लेसिथल कंडीशन। ठीक है, लेसिथल का मतलब रहता है हमारा योग, और लेकिथल या लेसिथल आप जो सो कहें, और उसके बाद माइक्रो का मतलब रहता है छोटा। ठीक है, तो यानी कि ना ही है या ना के बराबर है। ठीक है, छोटा है या तो बहुत। ठीक है, चलो, इनडिटर्मिनेट यानी कि भैया वो गोल है ना पूरा, कैसा है वो, रेडियल है, गोल है, तो उसमें कहीं पे भी कट लग सकते हैं ना सर, वी कैन नॉट डिसाइड। अब वो चाहे कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा टूट जाए, अब मैं क्या उसमें कुछ कर सकता हूँ, या आप भी कुछ क्या कर सकते हैं, वो तो हो रहा है जो उसमें होना है। ठीक है, समझ में आया, इनडिटर्मिनेंट है वो, है ना। द फर्स्ट डिवीजन क्लीवेज अकर्स एट अबाउट 36 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे लगभग लगभग फर्टिलाइजेशन के 36 घंटे बाद, ठीक है, 36 घंटे कितने होंगे बच्चों, 1.5 दिन के बाद हमारा फर्स्ट क्लीवेज हो जाता है। फर्स्ट क्लीवेज यानी कि 1.5 ही दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के हमारा जो एग है वो ऐसा एक से सेपरेट हो जाता है दो में। ठीक है, और फिर धीरे 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 वो सेपरेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है,
हम देखेंगे उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, यस, ब्लास्टोमियर्स आर इक्वल इन साइज, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेल को, ठीक है, जो एक सेल है ना ऐसा गोल सा छोटा सा, हमने देखा पुराने वाले डायग्राम में, उस एक चीज को क्या बोल रहा है, ब्लास्टोमियर। चलो आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। भैया यहाँ पर आपको लगाना है डिडक्टिव थिंकिंग। क्या लगाना है सर, डिडक्टिव थिंकिंग। दैट इज कि आपका, आपको जो मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में, ठीक है, आप उसको यहाँ पे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, यू हैव टू डिसाइड डिडक्टिव थिंकिंग के थ्रू। होलोब्लास्टिक तो है सबसे पहले, यस, तो चारों सही है। फिर रेडियल है कि स्पाइरल है, मैंने जस्ट बताया था सर रेडियल है, ठीक है, तो रेडियल पे क्लिक करो, है ना। बच्चे सेकंड और फोर्थ वाला हटा दो, ठीक है, बचा फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में होलोब्लास्टिक और रेडियल है ना। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनेंट था कि इनडिटर्मिनेंट था, इनडिटर्मिनेंट था, ठीक है, कहीं से भी हो सकता था। तो फर्स्ट वाला सही रहेगा क्या आंसर, यस सही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। चलो, है ना। ये हमने क्या देखा अभी तक, हमारा मोरूला के बारे में देखा, किसके बारे में देखा बच्चों, सॉरी क्लीवेज जो था, हमने क्लीवेज के बारे में देखा। मोरूला तो हम अब देखेंगे, ठीक है, मोरूला क्या करेंगे अब हम देखेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया, ठीक है। चलो देखो, कुछ कुछ जो टीचर्स है दूसरे ऑनलाइन पढ़ाते हैं या कुछ ऐसा पढ़ाते हैं ना, बहुत एंटरटेन करते हैं, नाच गाना करते हैं स्पेशली व्यूज के लिए, ठीक है। अब बच्चों पढ़ने आए हो तो आप पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट वगैरह तो आप ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत है। स्पेशली अगर एजुकेशन की बात करें तो यू शुड स्टडी, है ना, डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक डिसिप्लिन जो रहता है वो होना चाहिए। और वैसे भी फिर पढ़ने के लिए बेटा क्या जरूरी रहता है ना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ने के लिए क्या जरूरी रहता है। सुनना बच्चों, पढ़ने के लिए हमको, हमारी ये चीज जरूरत रहती है, आपके पास तीन चीजें होना चाहिए। क्या, सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा होना चाहिए इंटरेस्ट, अगर आपके पास में इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और तीसरा है विल पावर, ठीक है, विल पावर भी होना चाहिए और विल होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए एक, ठीक है, इंटरेस्ट, डिसिप्लिन और विल पावर, ठीक है। ये तीन चीज अगर आपने कर ली, है ना, एक चौथी चीज रहती है छोटी सी जो हार्डवर्क रहता है, पर हार्डवर्क आपका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों के साथ में ही वर्क करेगा, ठीक है। बट आप इन सब चीजों को याद रखिएगा कि अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है, ठीक है, चाहे वो बोर्ड्स की हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो या कोई सी भी एग्जाम्स हो, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आपको पढ़ाई अगर करनी है तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। यही है हमारी फोर्थ डायमेंशन का लोगो, ठीक है। चलो, लोगो बोलना चाहिए, मोटो बोलना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे हमारा मोरूला के विषय में, ठीक है। देखिए आप एक मिनट इसे पढ़िए, आई विल टेल यू कि यहाँ पर क्या है। यस यस, देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, देखो बोल रहा है कि 13 से लेकर 32 स्टेज, ठीक है, एक से होगा दो, दो से होगा चार, चार चार से होगा आठ, आठ से होगा 16। अभी 8 से पहले या 16 से पहले जो भी चीज थी, ठीक है, वो कुछ चीज थी। अभी 16 से लेकर 32 तक की जो स्टेज रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोरूला बोलेंगे। मरेला कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मोरूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मोरूला है ना। द सॉलिड सेल्स ऑफ द सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मोरूला, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है, द सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मोरूला, ठीक है। ऐसा रहता है, मलबेरी के समान दिखता है कुछ कुछ ये, ठीक है। देखो किसके समान दिखता है बच्चों, मलबेरी के समान। मलबेरी एक आपकी बेरी रहती है ना, हिंदी में बेरी बोलते हैं उसको, आप उसको सर्च करिएगा, ठीक है। हमारा वो जो रहता है ना सिल्क वर्म्स, मलबेरी के पत्तों पे खाते हैं, जीते रहते हैं, ठीक है, मलबेरी सिल्क बोलते हैं उसको। चलो, मोरूला दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपैक्शन, ठीक है। देखो कंपैक्शन क्या होता है, यहाँ पे एन नीचे चला गया, देखो, एट दिस स्टेज द सेल्स स्टार्ट टू बाइंड फर्मली टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपैक्शन, ठीक है।
अभी क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं वो क्या रहेंगी, धीरे धीरे डिवाइड तो हो रही है बट वो लूजली डिवाइड हो रही थी, पर अब इस स्टेज पे, मोरुला की स्टेज पे वो थोड़ी सी और टाइटली पैक्ड होना स्टार्ट कर देंगी। कैसे पैक्ड होना स्टार्ट कर देंगी, टाइटली पैक्ड होना स्टार्ट कर देंगी। एंड उसमें क्या लिखा है नेक्स्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंपैक्शन बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, कंपैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द सेल ऑफ द मोरुला बिकम bound tightly together and the outer surface of blastomeres flatten against each other। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि हमारा अब जो सेल्स है ना, अब वो आउटर लेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे, एक तो पहली चीज। दूसरा वो अंदर का कुछ मास बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे से क्या होगा, शेप लेना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर रहेगी है ना, वहां पे लिखा था सेल्स ऑफ द मोरुला बिकम टाइटली टुगेदर, वो टाइटली एक तो आउट आ जाते हैं। ठीक है, और वो फ्लैटन अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि आउटर लेयर जो है फ्लैट हो जाने होने आने लगेंगे। ठीक है, वो स्टार्ट कर चुके हैं बेबी को बनना। ठीक है, अपन सब पहले, आप और मैं, हम सभी एक टाइम पे इस मोरिल्ला की स्टेज में थे। ठीक है, लाइफ के कभी ना कभी। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट इज स्टेबलाइज्ड बाय टाइट जंक्शंस दैट फॉर्म बिटवीन द आउटर सेल्स ऑफ द मोरुला। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ये जो है ये टाइट जंक्शन बनाते हैं। कैसा जंक्शन बनाते हैं, टाइट जंक्शन बनाते हैं, ताकि देखो, यस, ताकि जो मॉड्यूला है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रह सके। क्लियर, क्या रह सके, उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्टेबल रह सके। ठीक है, आप में से बहुत को प्रश्न होगा कि सर आप बार बार वहां पे क्यों देखते हैं, वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन लगी है हमारी। ठीक है, और जो यहाँ पे प्रीव्यू है वो वहां पे दिखता है जस्ट, और नथिंग एल्स। ठीक है, लाइट के कारण इस पे बोर्ड पे चमकता है ना, तो उधर ज्यादा बेटर प्रीव्यू आता है, आप लोग को ज्यादा बेटर व्यू है, मैं यहाँ से इधर देखता हूँ तो चमकता है। ठीक है, समझे। चलो चलो हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। The cells within the sphere form gap junction which helps in better passage of substances between them। ठीक है, अभी देखना क्या रहेगा, टाइट जंक्शन तो है बच्चों, टाइट जंक्शन तो है। ठीक है, बट उनके बीच में गैप भी है। ठीक है, और उन चीज को हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सर्टेन चीजों को अंदर से बाहर जाना है और बाहर से अंदर भी आना है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, which helps in better passage of substance between them। The tiny embryo is still surrounded by zona pellucida। ठीक है, तो छोटा सा एम्ब्रियो है अब अंदर है ना, वो अभी भी क्या है, जोना पेलोसिडा की प्रोटेक्शन के अंदर है। समझ में आया। चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, एट द कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज ब्लास्टुलेशन। ठीक है, क्लीवेज बोलना चाहिए ब्लास्टुलेशन, क्योंकि ब्लास्टुला जो है वो फॉर्म हो रहा है ना। द एम्ब्रियो ऑफ द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ठीक है, सील का मतलब रहता है SOEL। ठीक है, इसको सील पढ़ेंगे, और सील का मतलब रहता है एक कैविटी या गैप। ठीक है, एक खाली जगह। ठीक है, तो अभी क्या रह रहा है यहाँ पर, अगर हमारा मोरुला और ब्लास्टोसील जो है, सॉरी जो ब्लास्टोसाइट्स है, वो क्या कर रहा है, आउटर एक कवर बना रहा है, उसके अंदर सर्टेन जो मास है वो कहीं पे चिपका हुआ है। ठीक है, हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो उसके अलावा भी हमारी जो एम्ब्रियो जो बन रहा है, स्ट्रक्चर जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या है, एक कैविटी है। ठीक है, और वो कैविटी के अंदर देखो क्या है, उस कैविटी को क्या बोला गया है, ब्लास्टोसील। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील इज कॉल्ड कैविटेशन। बेटा ये तो पहले लिख लो, तुम जहां पे भी हो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, जूम कर लो, तुमको जो करना है कर लो, पर ये कैविटेशन जरूरी है, कॉम्पैक्शन जरूरी है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है ना, कॉम्पैक्शन क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, और एक और चीज कैपेसिटेशन। ठीक है, याद है बच्चों, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना, वीडियो को ठीक से देखना, बार बार देखना। ठीक है, चलो ये देखो, बाहर का हमारा ये है कुछ ऐसा, अंदर इनर मास सेल है, इनर सेल मास है। ठीक है, एक मिनट, ये इनर सेल मास है ना, ये आउटर लेयर है और इनर सेल मास, और ये कैविटी दिख रही है, कैविटी को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिल। ठीक है, चलो बच्चों, हाउ द एम्ब्रियो हैज सुपरफिशियल फ्लैट सेल लेयर एंड एन इनर सेल मास। ठीक है, चलो, अच्छा हाउ, सॉरी नाउ है, माय बैड। ठीक है, नाउ द एम्ब्रियो हैज, इनके पास क्या है, अब एक सुपरफिशियल आउटर लेयर है। ठीक है बच्चों, क्या है, एक सुपरफिशियल आउटर लेयर है, और इसमें क्या है, एक और इनर सेल मास है। ठीक है, एक और क्या है, इनर सेल मास है ना।
the superficial layer on the exterior of the early embryo develops into the trophoblast और ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है, देखो जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है बाहर की, ठीक है, वो क्या किसमें उसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ट्रोफोएक्टोडर्म में। ठीक है, जस्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो आउटर एपिथेलियम ऑफ द एम्ब्रियो है ना, एपिथेलियम यानी कि आउटर लेयर, ट्रोफोब्लास्ट यानी कि आउटर आपका जो लेयर है, ठीक है, जो हमने देखी है ऐसी लेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एक्टो यानी कि आउटर रहता है, डर्म मतलब लेयर, ठीक है, इनर सेल मास, यस, हमने देख लिया इनर सेल मास को। बताओ भाई इसका आंसर, बच्चों बताओ, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स है ना, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, गेस करो, यस, मोरुला। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, देखो हमने क्लीवेज पढ़ा, हमने मोरुला के विषय में देखा, अब हम किसके विषय में देखेंगे बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट के विषय में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया, चलो देखो, सम फ्लूइड इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लास्टोसिल, है ना, कुछ फ्लूइड रहता है ब्लास्टोसिल के अंदर, as the quantity of the fluid increases the embryo acquires a shape of a cyst। ठीक है, अब सुनना, सर्टेन जो फ्लूइड्स रहते हैं वो हमारे ब्लास्टोसिल के अंदर आने लगते हैं ताकि वो क्या कर सके, इनर सेल मास को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा इनर सेल मास जो है वो ग्रो करता है और जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो ग्रो करता है, फ्लूइड भी बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो वो कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड, कैसा दिखने में लगता है हमको, सिस्ट के समान दिखने के लगता है। ठीक है, मतलब सिस्ट के समान दिखने लगता है, जो सिंपली वहां पे वो बोल रहे हैं। अब आपने सिस्ट नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, ठीक है, कि सिस्ट कैसा दिखता है, जैसे जैसे गोल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, चलिए, हाँ कुछ इस प्रकार का, यस, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को या इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिस्ट जैसा दिखने लगता है, क्या हमारे ब्लास्टोमियर्स का ग्रुप, ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा इस प्रकार से कुछ, ठीक है, चलो देखो, द इनर सेल मास है ना, यानी कि फॉर्मेटिव सेल्स, इसको फॉर्मेटिव सेल्स क्यों बोल रहा है भैया, यही इनर सेल मास आगे जाके बेबी बनेगा। ठीक है, चलो, गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो प्रॉपर एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन्स को भी ये क्या करते हैं, पैदा करते हैं, या इनके लिए क्या करते हैं, एक बेस फाउंडेशन रहता है, और एम्ब्रियो, प्रॉपर एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो प्रॉपर या प्रॉपर एम्ब्रियो के लिए क्या करते हैं, ये एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, कौन, फॉर्मेटिव सेल्स, यानी कि यहीं से हमारा बेबी जो है वो फॉर्म होगा। अब ठीक है, आपको समझ में आया है ना, और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एंड सम फीटल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स भी जो रहती है फीटल रहती है, 11th क्लास में हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, वो सब यहाँ पे किस प्रकार से बढ़ती है, उन सब चीज का जो भी प्रोसेस रहता है उसके पीछे का, उसको हम बोलते हैं ग्रेस्टुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, गेस्ट्रुलेशन। अभी ये जो है याली प्रोसेस, अगर आपको इसके ऊपर क्लास चाहिए तो आप मुझे जरूर से बताइएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी क्लास, एक डिटेल्ड क्लास लाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, otherwise we'll just continue with our normal chapters and with our normal course। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, hence constituent the embryoblast। ठीक है, इसी को हम क्या भी बोलते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोलते हैं, एंड दे आर द सोर्स ऑफ ऑल द प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइंस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइंस का मतलब है कि स्टेम सेल, आपको पता है क्या करते हैं बच्चों, स्टेम सेल ये काम करते हैं कि स्टेम सेल से आप ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। ठीक है, आप स्टेम सेल से ह्यूमन बॉडी का कोई भी बना सकते हैं ऑर्गन। स्टेम सेल लाइंस का मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि आगे चल के जो इनर सेल मास है यही हमारा स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होता है, और फिर यही जाके स्टेम सेल जो है वो ऑर्गन में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और इसलिए हम उसको क्या भी कहते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो अंदर का एम्ब्रियो है जो एम्ब्रियो बनेगा आगे चल के। ठीक है, और वो क्या है, ब्लास्टोमियर से बना है, तो ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट मतलब बूम वाला ब्लास्ट नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, प्लूरिपोटेंट, पोटेंट का मतलब इनमें पोटेंसी है ना, चलो, in addition to the embryo proper, the inner cell mass gives rise to the extra embryonic membranes also। ठीक है, देखो along कि हमारा कुछ embryonic membranes बने,
ये जो इनर सेल मास है ये कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो हम सीखेंगे उसको, देखेंगे हम उसको, ठीक है। वो बहुत एक डिटेल्ड क्लास है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, वो बहुत एक डिटेल्ड क्लास रहेगी और वो एनसीईआरटी से बाहर का है पर पूरा, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ, ठीक है बच्चों, कि वो एनसीईआरटी के पूरे बाहर का रहेगा। चलो इसमें देखेंगे हम, द ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड while the early embryo passes through the fallopian tube, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है ये उसी स्टेज पे बनता है, अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, याद रखना, अभी क्या नहीं हुआ है बच्चों, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। अभी हमारा ब्लास्टोसिस्ट मॉड्यूला ये सब बन रहा है और हमारी इस्टमिक एम्पुलरिक रीजन में ही है। तो जब ये यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है ना, धीरे 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 जाता जा रहा होता है, उस टाइम पे हमारी ये सब मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे वो एग सेल के अंदर बन रही होती है, ठीक है। जो हमारा पूरा जो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बन रही होती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको जस्ट देख लो एक बार, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए, है ना, ये देखिए, ब्लास्टुला किस चीज को कहते हैं और ब्लास्टोसिस्ट किस चीज को कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही अंतर है ना। ब्लास्टोसिस्ट में जस्ट जो फ्लूइड है वो बाहर की जगह पे अंदर है, और ब्लास्टुला में फ्लूइड बाहर है, ठीक है। ब्लास्टुला थोड़ी सी और पहले की स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट जो है थोड़ी सी और बाद की स्टेजेस है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो ठीक है। अब ये तो भाई मैं बता चुका हूं आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो कहाँ पे जाके अटैच होता है। ये मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली क्लास में भी बताया था, और ये मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी बताया था, और फीमेल के गैमेटोजेनेसिस में भी बताया था, ठीक है। वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो क्लासेस जल्दी से जाके देखो, और इसका आंसर गेस करो क्या होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका आंसर है एंडोमेट्रियम, ठीक है। समझ में आया बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा? एंडोमेट्रियम। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी, ठीक है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, और आई होप दिस इज इजी, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज बायोलॉजी, और यस आज के लिए इतना ही था। मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, क्लीवेज और उसके पहले की जो भी प्रोसेसेस थी। अगर आपको मेम्ब्रेन्स के बारे में और पढ़ना है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के विषय में, डेवलपमेंट उनके, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और भी कुछ अगर आपको प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? आई होप यू आर ओके एंड डूइंग वेल। पढ़ते रहो इंटरेस्ट के साथ, और डिसिप्लिन आप में रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसी के साथ बाय बाय एंड टाटा, अंटिल नेक्स्ट टाइम।